Hello everyone, welcome back to this session of Indian Contracts Act. Myself Riya Shah here. तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में. आज हम पढ़ने वाले हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में. अब ये जो ऑफर है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. तो समझने से पहले एक बार हम बेयर रीडिंग करते हैं. देखिए, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. अभी पढ़ने में काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एब्सटिनेंस, टू डू, व्यू क्या है. तो अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम इसको 3 ऑब्जर्वेशंस में ब्रेक करते हैं. 3 ऑब्जर्वेशंस यानी कि क्या, आप जब एक डेफिनेशन पढ़ेंगे ये, तो इसको पढ़ते ही 3 चीज़ें जो है वो आप ऑब्जर्व करेंगे. पहला कि एक ऑफरर होना चाहिए और एक ऑफरी होना चाहिए. ऑफरर माने कि जो प्रपोजल दे रहा है. मैंने बोला कि तू मेरी बुक ले ले. ऑफरी यानी कि मैं किसी को बोल रही हूँ, मैंने आपको बोला कि आप मेरी बुक ले लो, उसके बदले मुझे 1000 रुपये दो. तो मैं हो गई ऑफरी और ऑफरर और आप हो गए ऑफरी. ये पहला हो गया. दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो हो गया कि देयर मस्ट बी एन एक्ट और एब्सटिनेंस. मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको बुक दूंगी, उसके बदले आप जो ये क्लास में शोर मचाते हैं वो नहीं मचाएंगे. तो मैं आपको बुक दे रही हूँ, वो एक एक्ट हो गया, यानी कि मैं एक्ट करूँगी. आप शोर नहीं मचाएंगे, वो एक एब्सटिनेंस हो गया. यानी कि यहाँ पे एक एक्ट भी है और एक एब्सटिनेंस भी है. तीसरा कि ये जो 2 चीज़ें हैं वो कंसेंसस में है, यानी कि ये जो ऑफरर है वो इसी व्यू से आपको प्रपोजल दे रहा है कि आप या तो वो एक्ट करेंगे या तो एब्सटिनेंस करेंगे. ये 3 चीज़ें जो है वो आपका बेसिक ऑब्जर्वेशन है डेफिनेशन का. अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स के हमने कुछ एसेंशियल्स देखे थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल यानी कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल करने के लिए कुछ एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए. सेम जो है वो हमारा प्रपोजल में आता है कि एक प्रपोजल के भी जो है वो होते हैं 3 एसेंशियल्स. 3 एसेंशियल्स हम फुलफिल करते हैं. अब वो 3 एसेंशियल्स देखते हैं. ये साथ साथ में आप नोट डाउन करते जाइएगा, वरना जो है आप भूल जाएंगे एट द पॉइंट ऑफ टाइम. रिविजन करने के लिए आपकी नोट्स काफ़ी हेल्प करेगी आपको. फर्स्ट है द ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड. अगर मैंने मन में बोल दिया कि हाँ मैं आपको बुक दूंगी और आप मुझे 1000 रुपये दोगे, तो क्या वो प्रपोजल है? नहीं है. मैं आपको जब कम्युनिकेट करूंगी यानी कि बोलूंगी प्रपोजल ये है, तभी वो एक प्रपोजल कहलाएगा. दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 9 जो ऐसा बोलता है कि कम्युनिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है. एक जूता वाला है जो जूता पॉलिश करता है, उसने एक बोर्ड लगाया हुआ है अपना कि अगर आप जूता पॉलिश करवाएंगे तो 20 रुपीज़ पर शूज़. आप जाते हैं, आपका एक जूता रखते हैं, वो पॉलिश कर रहा है, किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन इम्प्लाइड है कि सिंस आपने जूता रखा आप उसको 20 रुपये देंगे ही देंगे. उसी तरीके से अगर एक्सप्रेस है यानी कि मैंने बोला और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि प्रपोजल है. इम्प्लाइड में भी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उस तरीके का भी अगर प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में वैलिड होगा. दूसरा है लीगल इंटेंशन. ये हम पहले ही बात कर चुके हैं वॉल्फेयर वर्सेस वेलफेयर के केस में कि एक लीगल इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए ज़रूरी होता है. तीसरा है सर्टेन एंड डेफिनेट टर्म्स, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है वो एकदम डेफिनेट होनी चाहिए. आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया ये बोलने के लिए कि वी आर इनटू सेल एंड परचेज ऑफ ऑयल. मैं आपको 200 टन्स ऑयल दूंगी और आप उसके सामने मुझे इतने रुपए देंगे. बट मैंने स्पेसिफाई ही नहीं किया कि मैं किस टाइप के ऑयल की बात कर रही हूँ. तो ये तो जो हो गया वो सर्टेन एंड इनडेफिनेट, यानी कि ये जो सर्टेन डेफिनेट का हमारा जो एसेंशियल है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है. मैंने आपको लीगल मैक्सिम की क्लास में एक मैक्सिम बताया था, वो मैक्सिम का नाम है कंसेंसस एड इडम.
अगर आपको पता होगा कि हमने कंसेंसस एड इडम को किस तरीके से देखा था, दैट इज़ कि हम कोई भी ऑफर और एक्सेप्टेंस में आने के लिए अपना जो माइंड है वो सिमिलर होना चाहिए। जब तक आपका माइंड सिमिलर नहीं है एक चीज़ को लेके, आप कभी भी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएंगे। वापस लिख लीजिए, कंसेंसस एड इडम, यानी कि हम दोनों सिमिलर चीज़ पे अग्री करने चाहिए। मैंने आपको बोला पेन, मैंने समझा ब्लू पेन, आपने समझा ब्लैक पेन, और हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिए। दैट इज नॉट कंसेंसस एड इडम। जब तक ये फुलफिल नहीं है तब तक कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन और डेफिनेट हो ही नहीं सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट को सर्टेन और डेफिनेट बनाने के लिए आपके माइंड्स है वो सिमिलर होने चाहिए। अब देखिए, हम ये तीनों एसेंशियल्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आता है वो है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 को अगर आप ऐसे ही पढ़ने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। हम पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल के साथ साथ जो है वो हम सेक्शन 4 की जो है वो रीडिंग करेंगे। चलिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आई विड रिकमेंड यू कि आप लोग भी ये जो एग्जाम्पल है वो लिख लीजिए और उसके साथ सेक्शन 4 के टर्म्स को लिखिएगा। देयर इज मिस्टर ए who decided to sell a car to Mr. B। कार बेचने का बात हुआ है। इसने प्रपोजल रखा 3 मार्च को, पोस्ट के थ्रू सेंड किया। मिस्टर बी को प्रपोजल मिला 5 मार्च को। मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस हो गया यहाँ पे, और उन्होंने एक्सेप्टेंस के बाद 7 मार्च को जो है वो पोस्ट के थ्रू लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भिजवाया। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता है मिस्टर ए को 9 मार्च को। यहाँ पे 4 डेट्स है। पहली डेट 3 मार्च को जब ऑफर जो है मिस्टर ए ने भेजी, 5 मार्च को जब जो मिस्टर बी है उसने ऑफर ऑफ लेटर पढ़ा, उसने एक्सेप्ट किया और अपना एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो भेजा 7 मार्च को। ये जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो मिस्टर ए को जो मिलता है वो मिलता है 9 मार्च को। अब हम इसको सेक्शन 4 के साथ रीडिंग करते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है सेक्शन 4 का, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो आप कंप्लीट कब बोल सकते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल, ये जो है ये प्रपोजल है, मिस्टर ए ने प्रपोज किया। कंप्लीट कब होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मिस्टर बी को प्रपोजल हमने भेजा था, उनके नॉलेज में ये प्रपोजल कब आया? 5 मार्च को आया। तो ये जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल का वो कब कंप्लीट होता है? 5 मार्च को कंप्लीट होता है। अब सेकेंड पैराग्राफ, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, यानी कि जो एक्सेप्टेंस लेटर भेजा है वो कब कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे 2 पार्टी है। पहला तो मिस्टर बी, कि मिस्टर बी के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वो कब कंप्लीट होगा, और मिस्टर ए जिनके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर कौन है यहाँ पे? मिस्टर ए। when it is put in the course of transmission to him as to be the out of power of acceptor। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में मिस्टर बी ने कब डाला था? 7 मार्च को। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर को भेजने के लिए हमने रेडी कर दिया है, तो यहाँ पे पोस्ट के थ्रू हमने 7 मार्च को रेडी कर दिया था। तो मिस्टर ए के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा 7 मार्च को। अब मिस्टर बी यानी कि एक्सेप्टर के लिए, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, मिस्टर ए के नॉलेज में कब आया? 9 मार्च को, क्योंकि 9 मार्च को उसको लेटर मिला था। तो एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर यानी कि मिस्टर बी के लिए 9 मार्च को जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। रिवोकेशन जो है वो टर्म हम देखते हैं। सेक्शन 4 जो है उसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो रिवोकेशन की ही बात करता है। देखिए, ये है हमारा रेवोकेशन। इस रेवोकेशन को हम समझते हैं यही एग्जाम्पल से। पहले तो रिवोक करना मतलब क्या होता है? मैंने ऑफर भेजी बट देन मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे ये ऑफर वापस लेनी है,
तो क्या मिस्टर बी ने जब उनका एक्सेप्टेंस भेज दिया मुझे, उसके बाद में मेरा ऑफर वापस ले सकती हूँ? तो नहीं। एक रिवोकेशन को कंप्लीट करने के लिए भी टाइम पीरियड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है कि जो ऑफरर है वो उसका ऑफर कब वापस ले सकता है, और एक एक्सेप्टर जो है जिसने एक्सेप्टेंस दी है वो उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वापस कब ले सकता है। तो पढ़िए, कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, यानी कि ऑफरर मिस्टर ए, व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। यानी कि मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को प्रपोजल भेजा तो मिस्टर बी के पास जब तक वो प्रपोजल जो है वो नहीं कंप्लीट होता है और जब तक वो उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं भेजता है तब तक मिस्टर ए उनकी ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर बी 7 मार्च को भेज रहे हैं उनका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो 3 मार्च से लेके 7 मार्च तक मिस्टर ए के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो स्पीड पोस्ट या कोई भी स्पीडी वे ऑफ ट्रांजैक्शन के थ्रू मिस्टर ए को ये बोल दे कि मैं जो हूँ वो अपना प्रपोजल वापस ले रहा हूँ। वंस ऑन 7 मार्च मिस्टर बी सेंड्स दिस प्रपोजल ऑफ एक्सेप्टेंस आउट, यानी कि 7 मार्च को जब लेटर मिस्टर बी ने भेज दिया है तब मिस्टर बी के हाथ में अब कोई पावर नहीं है रिवोक करने का। तो 7 मार्च के बाद जो है मिस्टर ए अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता है। ये हमने देखा कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन अगेंस्ट द ऑफरर। अब हम देखते हैं अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो सेकंड पढ़िए, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, यानी कि मिस्टर बी, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, यानी कि मिस्टर बी के लिए जो रिवोकेशन है एक्सेप्टेंस का वो तब खत्म होता है 9 मार्च से पहले, यानी कि जब तक मिस्टर ए को जो है उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं मिला उससे पहले पहले मिस्टर बी जो है वो एक स्पीड पोस्ट के थ्रू भिजवा सकता है कि आई डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ये कंसेप्ट हमें समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले क्या उससे ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि रिवोक कर सकते हैं? इफ़ कब कर सकते हैं तो आप कब कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ थे कम्युनिकेशन के बारे में एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। जो बाकी 2 एसेंशियल्स है हमारे ऑफर के, वो हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं कि लीगल रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, और जो है वो हमारा 3rd पॉइंट यानी कि सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए प्रपोजल। अब देखिए एक और कंसेप्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है, वो है ऑफर वर्सेस जनरल ऑफर। एक ऑफर जो है वो आप एक स्पेसिफिक पर्सन को बोलेंगे, मैं आपको बोल रही हूँ मेरी बुक लेने को। जनरल ऑफर यानी कि आई एम रीचिंग आउट टू द वर्ल्ड। मेरी एक रिटेल शॉप है जहाँ पे मैं टॉयज बेचती हूँ, वहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बोर्ड मारा हुआ है कि इफ़ यू परचेज 2 प्रोडक्ट्स आई विल गिव यू अ 50% ऑफ ऑन दी होल लॉट। तो ये जो है वो मैं जनरल ऑफर दे रही हूँ। अब जो भी बंदा मेरी जो कंडीशन फुलफिल करता है, यानी कि इफ़ यू परचेज 2 प्रोडक्ट्स आई गिव यू 50% ऑफ, तो जो भी कस्टमर आएगा अगर वो 2 परचेज प्रोडक्ट कर लेता है तो मुझे उसको 50% देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक जनरल ऑफर थी जिसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है गिवन कि वो ऑफर की जो है वो कंडीशन को फुलफिल करता है। इसका हम एक जो है वो बहुत ही अच्छा केस लॉ है, वो केस लॉ देखते हैं। ये जो केस है वो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कॉर्पोरेशन। ये जो है ये कंपनी है जिसने एडवर्टीजमेंट आउट की थी कि अगर कोई भी बंदा इन्फ्लुएंजा यानी कि कफ एंड कोल्ड से जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है और वो इनकी जो मेडिसिन है स्मोक बॉल वो लेता है और उसको रिपेयर नहीं हुआ इस मेडिसिन देने के बाद, तो ये जो कंपनी है वो $100 का रिवॉर्ड देगी एज अ डैमेज। और ये $100 उन्होंने ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट भी कर दिए हैं इन ऑर्डर टू गेन ट्रस्ट ऑफ दी कस्टमर्स। अब कार्लिल शी इज ए लेडी हु टुक दिस स्मोक बॉल, बट जो उसका इन्फ्लुएंजा था वो ठीक नहीं हुआ था। यहाँ पे ये ऑफर को एक्सेप्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब ये कोर्ट के पास गई ये बोलने के लिए कि दे आर नॉट पेइंग मी द डैमेजेस, तो कोर्ट सेड दैट दे हैव टू पे द डैमेज।
क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वो एक जनरल ऑफर दिया था पूरे कस्टमर्स को कि जो भी कार्लिल स्मोक बॉल जो है उसको इनटेक करेगा और अगर उसका इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं होता है तो दे विल पे $100। जब ये एक जनरल ऑफर थी और उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक कंडीशन था और यहाँ पे प्लेंटिफ ने वो कंडीशन फुलफिल कर दी है तो दे हैव टू पे द डैमेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में पूछा जाता है कि एक जनरल ऑफर को एक ऑफर से डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे। मोस्टली आंसर्स में आप आपके सपोर्ट करने के लिए हमेशा केस लॉज देते हैं क्योंकि वो आंसर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं कि आपको जो है वो इस चैप्टर के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि ऑफर क्या, कैसे और उसमें जो रिवोकेशन है वो कैसे। अभी जो रिवोकेशन है वो आप कैसे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है वो वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको वो प्रॉपरली जब आप सेक्शन 5 की रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो सेक्शन 6 है वो बताता है कि आप रिवोकेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं, यानी कि कौन से मेथड्स है रिवोकेशन करने के। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। यानी कि बहुत सिंपल, जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें ए अगर एक नोटिस भेज देता है जिसमें वो अपना इंटेंशन बताता है कि मुझे मेरे प्रपोजल को रिवोक करना है तो दैट विल बी काउंटेड एज अ मोड ऑफ रिवोकेशन। जो सेकंड है वो है बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। अगर मैंने प्रपोजल भेजा और मैंने ये बोला कि आपको 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसका रिप्लाई देना है और अगर 3 दिन के अंदर आप उसका रिप्लाई करना भूल जाते हैं या मुझे 3 दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई नहीं मिलता है तो जो है वो ऑफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली रिवोक। अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो ये, इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम का मतलब क्या? सो सपोज अगर मैंने आपको एक ऑफर दिया है हाउस सेल करने का, अब वो हाउस सेल करने की ऑफर को आप मुझे 7 to 8 मंथ्स बाद रिप्लाई करते हैं तो क्या वो ऑफर तब तक भी स्टैंड रहेगा? तो नहीं रहेगा। द रीजन इज दैट एक रीजनेबल टाइम होता है एक ऑफर को स्टैंड करने का। वो रीजनेबल टाइम कैसे डिसाइड होता है? तो वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ द रीजनेबल टाइम, दैट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। और ये डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का, वो डिसाइड करेगा कि रीजनेबल टाइम इस पर्टिकुलर केस में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। मैंने एक ऑफर भेजी इस चीज़ के बारे में कि मैं अपना घर आपको बेचूंगा एक ही कंडीशन पे कि आप जो है मेरी घर की इंस्टॉलमेंट जो है वो पहले भर देंगे। जो सामने एक्सेप्टर है उसने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, अब वो क्लेम कर रहा है कि यू हैव टू सेल मी द हाउस बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो प्रपोजल है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी वो कंडीशन प्रेसिडेंट यानी कि घर का इंस्टॉलमेंट भरना वो जो है वो एक्सेप्टर ने नहीं भरा है। फोर्थ देखिए, इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ऐसा बोलता है बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। यानी कि मैंने एक प्रपोज किया ऑफर कि मैं आपको मेरी बुक सेल करूंगी। अब ये जो प्रपोजल है आपको पहुंचा उससे पहले आपको ये पता चल गया कि आई डाइड और मैं इंसेन हो गई हूँ, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, तो वो जो ऑफर है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। बट सपोज मैंने जो ऑफर की है आपको, मैं आपको मेरी बुक बेचूंगी, आपने एक्सेप्ट कर ली, वो एक्सेप्टेंस के बाद अगर आपको पता चलता है कि आई डाइड और आई बिकेम इनसेन तो मेरे जो हायर्स होंगे वो लायबल रहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। तो ये तो हमने देखा कि जो रिवोकेशन है वो रिवोकेशन हम कैसे कर सकते हैं। इसमें जो एक और पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, कंडीशन चेंज यानी कि काउंटर ऑफर।
अगर सपोज मैंने आपको भेजा है एक कंडीशन, एक ऑफर कि मैं आपको मेरी बुक सेल करती हूँ और आप मुझे 1000 देंगे। अब आप बोल रहे हैं ठीक है लेकिन मैं तुमको 800 दूंगा, तो क्या आपने तो एक्सेप्टेंस लेटर ही भेजा लेकिन 1000 का नहीं 800 का, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया? क्योंकि कंसिडरेशन तो हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया और ऑफर भी हो गई थी, तो लेकिन नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बिकॉज मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स भेजे आपने उन टर्म्स में चेंज करके मुझे वापस भेजा, तो वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस काउंट नहीं होगा, एक काउंटर ऑफर काउंट होगी। यानी कि मैंने एक ऑफर किया, उसका काउंटर ऑफर आपने किया, तो अब आप प्रपोजर बन जाते हैं, और अगर मैं आपका काउंटर ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ तो मैं एक एक्सेप्टर बन जाती हूँ। सो ये कुछ कंडीशंस है जिस तरीके से आप आपका जो प्रपोजल है या फिर एक्सेप्टेंस है उसको रिवोक कर सकते हैं। अब हमने ऑफर की बात कर ली, नाउ लेट अस स्टार्ट विद स्टडिंग के एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल है, जैसे प्रपोजल में इतने सारे एसेंशियल्स थे वो एक्सेप्टेंस में नहीं है। एक सेक्शन है जो डील करता है एक्सेप्टेंस के साथ, जो कि है सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 7 को। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। In order to convert a proposal into a promise, the acceptance must absolute and unqualified। ये फर्स्ट कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन का मतलब डायरेक्टली रिलेट काउंटर ऑफर से ही होता है, जो मैंने आपको अभी समझाया है। यानी कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स भेजी है, आपको एक्सेप्टेंस बिल्कुल उसी कॉन्ट्रैक्ट टर्म के रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि एकदम एब्सोल्यूट और एकदम अनक्वालिफाइड। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में थोड़ा भी चेंज करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, एक काउंटर ऑफर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि to be expressed in some usual and unreasonable manner, the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted। ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसको आप बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड मेथड। यानी कि मैंने एक एक्सेप्टेंस का प्रिस्क्राइब्ड मोड आपको दिया है कि मैं जो है वो आपको एक ईमेल के थ्रू भेज रही हूँ एक्सेप्टेंस, तो आपको भी मुझे ईमेल के थ्रू ही भेजना है। ये मैंने मेरे ऑफर में लिख दिया है कि इफ यू वांट टू टेल मी दैट यू एक्सेप्ट द ऑफर प्लीज डू इट वाया मेल, एनी अदर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट एप्लीकेबल। यानी कि अगर आप मुझे एक लेटर भेजते हैं तो वो लेटर का एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने एक प्रिस्क्राइब कर दिया है मोड कि आपको इसी मोड के थ्रू जो है वो आपको एक्सेप्टेंस भेजनी है। जो सेकेंड पार्ट है वो बताता है अनप्रिस्क्राइब्ड मेथड। चलिए पढ़ते हैं। If the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted, the acceptance is not made in such manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. If he fails to do so, he accepts the acceptance। अब देखिए इसका मतलब क्या कि मैंने आपको जो है वो प्रपोजल दिया और कहा कि आप मेल के थ्रू भेजें, आपने मुझे भेजा ईमेल के थ्रू, तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दूंगी ये बोल के कि आप प्लीज आपका एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मोड में भेजिए। अगर आप नहीं भेजते हैं प्रिस्क्राइब्ड मोड में तो दैट ऑफर जो है वो अपने आप रिवोक हो जाती है। बट अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड मोड में भेज दिया तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। नाउ अगर ये जो आपने प्रपोजल मुझे लेटर के थ्रू भेजा है, मैं आपको कन्वे नहीं करती हूँ कि आपको मेल के थ्रू वापस भेजना पड़ेगा क्योंकि वो प्रिस्क्राइब्ड मोड था, तो मैं जो हूँ वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रही हूँ। यानी कि मैं बाद में ये डिफेंस नहीं रेस कर सकती हूँ कि जो प्रिस्क्राइब्ड मोड था मेरे एक्सेप्टेंस का, वो प्रिस्क्राइब्ड मोड वॉज मेल एंड नॉट लेटर। यानी कि इन शॉर्ट जो प्रपोजर है उसने जो प्रिस्क्राइब मोड दिया है, अगर एक्सेप्टर उस प्रिस्क्राइब मोड में नहीं एक्सेप्टेंस भेजता है तो एक मौका प्रपोजर देगा एक्सेप्टर को ये बोल के कि प्लीज रिप्लाई मी इन द प्रिस्क्राइब मोड। उसके बाद भी अगर एक्सेप्टर नहीं रिप्लाई करता है तो देन यू आर नॉट लायबल टू बी इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आपकी यहाँ ड्यूटी है कि आप एक बार बोलेंगे एक्सेप्टर को कि प्लीज प्रिस्क्राइब्ड मोड में जो है वो आपका एक्सेप्टेंस सेंड करिए। तो हियर वी कंप्लीट अपना एक्सेप्टेंस। तो आज का जो सेशन है उसमें हमने 3 चीजें इन डिटेल पढ़ी है, माने कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।
तो नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम आगे आने वाले कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो. इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय.